हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आई थिंक फुटबॉल डेली तो भाई लगभग कहीं ना कहीं भाई 3-4 दिन के बाद हो रहा है। लेकिन आज के एपिसोड की अगर हम पहली अपडेट की बात करें तो इस इंटरव्यू की है जो कि शायद से अब से 48 घंटे पहले दिया था। और यहाँ पर नेमार के इस इंटरव्यू ने काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया पे बस क्रिएट कर रखा है, जिसमें मेजॉरिटी लोग ठीक है मेसी और नेमार के फेवर में, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ग्लोबो को एक इंटरव्यू देते हुए नेमार ने काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करी, लेकिन जब बात आई मेसी और पीएसजी वाले चैप्टर पे तो उन्होंने कहा कि जब मेसी आया था और हम वहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट करने आए थे, जिसके लिए मैं अपने आप को बदकिस्मत मानता हूं, या फिर मैं कहता हूं कि बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि मैं और मेसी मिलके हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर पाए पीएसजी में। उन्होंने कहा कि हम दोनों को लाया ही इसलिए क्या था कि हम एक वो चीज़ करके दिखाए जो कि पीएसजी की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं करी, लेकिन वो चीज़ अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि लियोनेल मेसी का अर्जेंटीना के साथ जीतने का जो सपना था जब वो पूरा हुआ तो मैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था। पता है, ऐसा लगता है कि जब नेमार लियोनेल मेसी के लिए बोलता है ना तो भाई ऑफकोर्स एक्चुअली में एक फ्रेंडशिप वाली वाइब आती है। बट द कंट्रोवर्सी पार्ट स्टार्ट होता है वहां से। उन्होंने यहाँ पर एक चीज कहा कि लियोनेल मेसी जहां पर एक तरीके से हेवन मतलब पूरा का पूरा स्ट्रॉबेरी हनीमून पीरियड पे चल रहा था अर्जेंटीना के साथ, जहां पर भाई वो वर्ल्ड कप भी जीत गए, उससे एक साल पहले कोपा अमेरिका भी जीत गए, पूरा सपोर्ट था, पूरा फैंडम था यहाँ पर, लेकिन वहीं पर ही उनको हेल एक्सपीरियंस करवाया पीएसजी के इन्वायरमेंट ने और पीएसजी के फैंस ने। उन्होंने ये चीज़ कहा कि हेल्थ से अगर हम बात करें तो ना ही सिर्फ मेसी बल्कि मैंने भी एक्सपीरियंस करा है ये पीएसजी के फैंस की तरफ से या फिर पीएसजी के इन्वायरमेंट की तरफ से। और इसी के बाद से भाई लगभग यहाँ पर पीएसजी बौखला गई है। मतलब सही बताऊँ तो पीएसजी अंदर अंदर थोड़ा सा उनका सोशल मतलब वो स्टिर क्रिएट हुआ है कि हाँ थोड़ी सी हलचल हुई है कि भाई ये क्या कह दिया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। और उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट अपने मीडिया पर्सन्स के थ्रू यहाँ पर अपनी अपनी बात चलाना स्टार्ट करी। देखो सबसे पहले अगर सोशल मीडिया की बात करें तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले नेमार को क्रिटिसाइज किया है कि भाई आप यहाँ पर इतने बड़े प्लेयर्स हो और आप एक्चुअली में अपनी खामियों को या फिर अपने फेलियर्स को एक इंसिडेंट से नहीं ढक सकते कि ठीक है। उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ कहा कि भाई ठीक है वॉट एवर हैपन्स आपको बू करना सहन करना पड़ता है और आप हर जगह बू करते जस्ट बिकॉज कि पीएसजी की इजीली टारगेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फेलियर्स को जो कि नेमार मेसी या बाकी पूरी पीएसजी टीम की बात करें तो वहां पर आप उसको ढक सकते हैं। लेकिन अगर मेजॉरिटी फैन बेस की बात करें तो वो इसी बात पे एग्री करते हैं कि जो पीएसजी का एनवायरनमेंट था वो नेमार और मेसी के लिए पर्टिकुलरली काफी ज्यादा टॉक्सिक बनाया गया था। और यहाँ पर अगर हम पीएसजी फैंस की बात करें तो आपका बू करने का एक अधिकार है या फिर एक राइट है, लेकिन आप किसी घर के बाहर जाके बकर नहीं काट सकते। आप यहाँ पर मेसी को सोलली ब्लेम नहीं कर सकते। और यही चीज काफी लोगों ने यहां पर विराटी के रिगार्डिंग भी कहा कि भाई आप अगर टीम फेल हो रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एक और दो प्लेयर के कारण हो रही है, बल्कि वो तो पूरे 11 प्लेयर के कारण हो रही है। इसी के रिगार्डिंग जब भाई नसर अल खिलाफी से हाल ही में जब ओलंपिक लियोन को उन्होंने हराया था तो पूछा था तो उन्होंने कहा कि भाई देखो सीधी सी बात है, मेरे को इससे ये उनका पर्सनल ओपिनियन है और मैं इस पे कोई भी कमेंट करना नहीं चाहूंगा। अब जो मेरे पास टीम है वो 100% यहाँ पर यूनिक टीम है। लेकिन पीएसजी ने यहाँ पर अपने काफी जो फ्रेंच मीडिया आउटलेट होते चाहे आप लेक्यूब की बात करो, ले पेरिसियन की बात करो, उन्होंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट निकलवाया था। उन्होंने यहाँ पर छापा कि अपेरेंटली वो प्लेयर जिन्होंने यहाँ पर हेल एक्सपीरियंस कराया पीएसजी में वो यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहे थे, विच इज फैक्चुअली आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जहां नेमार सही में रुकने की कोशिश कर रहा था पीएसजी में, आई डोंट थिंक कि मेसी यहाँ पर पीएसजी में रुकने की कोशिश कर रहा था। और काफी पहले ही यहाँ पर चीजें क्लियर आउट हो गई थी कि भाई ठीक है मेसी को पीएसजी छोड़ना ही है। करते रहते बकर कटते रहते, क्या दिक्कत है। खैर लीग वन से अगर हम बात करें तो काफी अच्छी अपडेट है और एज अ फुटबॉल फैन यू आर गेट थ्रिल्ड, मतलब थ्रिल्ड कह लो, क्यूरियस कह लो, इंट्रीग्ड कह लो। तुमको पता है भी पीएसजी का मैच हुआ था ओलंपिक लियोन में जहाँ पर 4-1 से पीएसजी ने धो दिया था और काफी अच्छा मैच खेला था। यहाँ पर चाहे एसेंसियो की बात करें, डोनारुमा की बात करें और इवन यहाँ पर अगर उनकी यंग मिडफील्ड और नए प्लेयर्स की बात करें, सबने अच्छा काफी खेला। लेकिन ओलंपिक लियोन का एट दी अदर एंड भाई काफी ज्यादा डंबाडोल चल रहा है और उनकी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। चाहे हम उनके यंग प्लेयर्स की बात करें जो कि हाल ही में उनको छोड़ के जा रहे हैं, या फिर उनके मैनेजमेंट की बात करें, या फिर उनकी ऑन पिच परफॉर्मेंस की बात करें। ऐसे में भाई उनके जो अल्ट्राज हैं जिनका नाम आई थिंक बैड गोन्स है, भाई उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा अपने चीजों को अपने हाथों में जिम्मा ले लिया। और यहाँ पर मैच के बाद जब भाई माइक पे वो बोल रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भाई सीधी सी बात है, तुमसे पहले जिन्होंने जर्सी पहनी है उन्होंने इस जर्सी को बहुत ज़्यादा फेमस करा है, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करा है और बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक जर्सी है और तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम इस जर्सी की इमेज को टार्निश कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई मैंने जब वो वीडियो देखी भाई लेजिट गूज बम्स वाली चीज़ें आती हैं। इसके बाद ही उन्होंने यहाँ पर एक फेसबुक पोस्ट भी डाला और उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को भी कंफर्म कर दिया कि जो भी यंगस्टर्स यहाँ पर जा रहे हैं
वो भाई लिटरली अपने फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ बेंच को गर्म करेंगे और कुछ नहीं गर्म कर सकते। आई थिंक ब्रैडली ब्रकोला जो है वो PSG आने वाले हैं, आज आ गए हैं, तो ये चीज़ मामला चल रहा है भाई। ऑफकोर्स अल्ट्रास जो होते हैं वो सिर्फ अल्ट्रास को पता है लोग रिजेंबल करते हैं कि वो वायलेंस होता है और गंदे गंदे स्लोगन्स होते हैं। भाई नहीं भाई, अल्ट्रास आर पैशनेट, और अगर अल्ट्रास में जो लीड करने वाला है, जो उनको गाइड करने वाला है, वो अगर एक्चुअली में एक पैशनेट फुटबॉल फैन है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो भाई आपका पूरा अल्ट्रा का ग्रुप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सही चलता है। आई थिंक ये मैंने नोटिस किया है मेजॉरिटी ऑफ द क्लब्स के। इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी साला की। मैंने तुम्हें पहले कहा था सऊदी है भाई, वो कैसे वो बिना ट्विंग करे कैसे रह सकता है। तो तुमको पता है कि यहाँ पर 150 मिलियन के वर्बल ऑफर आया था, लेकिन जब लिवरपूल के डायरेक्टर की बात करें तो उन्होंने कॉल पे ही बहुत रिस्पेक्टफुली मना कर दिया कि भाई देखो यार सीधी सी बात है, मोहम्मद साला इज नॉट फॉर सेल। लेकिन इसी के बाद यहाँ पर जब अल इत्तेहाद में हाल ही में रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें या फिर रीसेंट नेगोशिएशन की बात करें, तो अब अल इत्तेहाद का जो क्लब मैनेजमेंट है वो ये मान के चल रहा है कि भाई एक शॉट और वर्थ इट है, एक ट्राई तो और मारते हैं, क्या पता यहाँ पर 200 मिलियन का अगेन एक पैकेज। ऐसा नहीं है कि 200 मिलियन यहाँ पर पूरी तरीके से फिक्स्ड है। आई थिंक 130-140 फिक्स दे देंगे, बाकी सारा वेरिएबल में दे देंगे, और यहाँ पर साला को भी भाई ऐसी सैलरी देंगे जो कि रोनाल्डो बेंजेमा के लेवल की होगी। और ये चीज वो मानते हैं कि लिवरपूल को एटलीस्ट सोचने में मजबूर कर सकता है कि यहाँ पर ठीक है सेल दे देते हैं, मतलब साला को सेल कर देते हैं। तुम लोग सोचोगे कि भाई साला का क्या पॉइंट है। देखो एज ऑफ नाउ जितना भी मैं पढ़ रहा हूं, साला का छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता लिवरपूल को। हाउएवर वो एक चीज को रिस्पेक्ट करता है कि अगर लिवरपूल उस पर कैश इन करना चाहे तो वो कैश इन कर सकती है मोहम्मद साला पे इसी समर। इसके रिगार्डिंग जब मैंने पहली बार अपने एपिसोड में बात करी थी तो मैंने तब भी यही चीज कहा था कि याद रखना कि उसका कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक है, और अगर लिवरपूल चाहे तो उस पर कैश इन 2024 में भी कर सकती है। लेकिन अगेन जिस पे कैश इन करना चाहेगी वो इसी साल कैश इन करने के लिए तैयार है, तो वो भी एक लिवरपूल के लिए काफी अच्छी चीज हो सकती है। जर्गन क्लॉप इस पे रिगार्डिंग अभी भी इस चीज को दरकिनार कर रहे हैं कि कोई मतलब नहीं बनता, मोहम्मद साला पूरी तरीके से कमिटेड है और वी आर नॉट फॉर सेल। अगर मैं तुम्हें सऊदी की बात करूं तो तुमको पता है कि कोई भी क्लब जो भी मैनेजमेंट होता है, जब उनको कोई ट्रांसफर करना होता है सबसे पहले सऊदी प्रो लीग के डायरेक्टर के पास जाना पड़ता है और वहां से उस चीज को अप्रूव करवाना पड़ता है। ऐसे में यहाँ पर काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद से सऊदी प्रो लीग इस चीज को अप्रूव नहीं करेगा, और वो अप्रूव इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं लिवरपूल के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रखना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज वो चाहते हैं कि अगले सीजन यहां पर उनको डिस्काउंट मिल जाए, और वो नहीं चाहते कि यहां पर भाई आप मतलब बार बार परेशान कर रहे हो, वो मना भी कर रहे हैं, फिर आप अगली साल जब आओगे, मिलना तो इस बार भी नहीं है, अगली साल जब आओगे तो वो उसी का ही प्राइस टैग बढ़ा देंगे। खैर प्राइस टैग से बात याद आई मेरे को, भाई अभी अल हिलाल की अगर हम बात करें तो अल हिलाल ने शायद से मित्रोविच या फिर आसपास में, मतलब भाई उन्होंने विक्टर ओसिमन के लिए 200 मिलियन की बिड मारी थी, और उन्होंने यहाँ पर 40 मिलियन की सैलरी यहाँ पर दी थी। लिक्विप ने यहाँ पर अपने एक आर्टिकल में पब्लिश किया था, और इसके बाद जो लॉरेनाइडिस हैं जो वहाँ के नेपोली के प्रेसिडेंट है, उन्होंने प्राइस टैग लगाया 500 मिलियन यूरोज। मस्त है भाई, मस्त चीज है सऊदी लीग के लिए, सिर्फ सऊदी लीग के लिए 500 मिलियन यूरोज। यूरोप की तो खैर अब ट्रांसफर विंडो भी बंद हो गई है। 500 मिलियन यूरोज, और अगर नेक्स्ट साल, अगर अगले साल भी आएंगे तब भी 500 ही रहेगा। उन्होंने ये चीज कहा है, ये अच्छा यार, इंटरेस्ट हटाने के लिए 500 मिलियन रख दो। खैर इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़ी सी सीरियस एलिगेशंस की। भाई अगर एंटनी की बात करें, भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड में इस समय जो हो रहा है वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है और अनएक्सेप्टेबल है, एट एवरी कॉस्ट अनएक्सपेक्टेबल है। लेकिन मैं आई थिंक इस प्लेटफॉर्म को और इस वीडियो के जरिए मैं आई थिंक इस अपॉर्चुनिटी को यूज करूंगा उन वर्ड्स को यूज करने का जो कि आई थिंक काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट हो और किसी को भी डिसरिस्पेक्ट ना करे विदाउट प्रायर एविडेंस। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर माल की बात करें कि भाई मामला हुआ क्या है ना, मामले की बात करें अगर, तो मामला भाई यहाँ पर यह है कि जो उनकी गर्लफ्रेंड थी जो उनके साथ रहती थी, उन्होंने यहाँ पर एलिगेशन लगाया कि भैया जून 2022 से लेके मई 2023 तक इस बीच यहाँ पर काफी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज उनके साथ हुआ है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि उनके हेड पे भी यहाँ पर स्टिचेस है जिसकी फोटोज हैं, मैं नहीं लगा सकता फॉर रीजन, और यहाँ पर उनकी इंजरी मतलब उंगली पे भी काफी ज्यादा इंजरीज आई हैं। इसके चलते यहाँ पर उन्होंने काफी सारे व्हाट्सएप चैट भी भाई लीक करे हैं, और उन्होंने यहाँ पर एविडेंस भी दिए हैं कि भाई किस तरीके से उनके साथ ये सारी चीजें हुई हैं, विद प्रॉपर डेट और विद प्रॉपर सिचुएशन।
अब इसके बाद जो सबसे पहला मामला होता है वो होता है सोशल मीडिया पे बटना। भाई वही ग्रीनवुड वाला हाल हो जाता है। और एंटनी का पहली बार नहीं आया, एंटनी का थोड़े दिन पहले भी आया था और उस चीज को मैंने कवर भी करा था। इसी के साथ लेकिन जो सबसे पहला झटका आता है एंटनी को, वो आता है ब्राजील नेशनल टीम से, जहां पर वो अभी रिपोर्ट कर रहे थे लेकिन अब उनको बाहर निकाल दिया है। अब उनको स्क्वाड से अनएक्सपेक्टेड टाइम के लिए बाहर निकाल दिया है और यहां पर उनकी जगह गैब्रियल हेसूस को लेके आया गया। लेकिन जब मामला थोड़ा सा यहाँ पर फिसलता जा रहा था हाथ से, तो सबसे पहले एंटनी ने एक पब्लिक पोस्ट किया और उन्होंने यहाँ पर ये चीज बताया कि देखो हमारा रिलेशन टॉक्सिक था, गाली गलौज वो भी करती थी, अंडी मंडी मैं भी कर देता था, लेकिन किसी भी पॉइंट पे मैंने फिजिकल अब्यूज नहीं किया है, किसी भी पॉइंट पे हमारे बीच में फिजिकल हाथापाई नहीं हुई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने जो अपने एविडेंस है वो ऑलरेडी पुलिस को दे दिए हैं और आने वाले टाइम में मैं और एविडेंस दे दूंगा, लेकिन अभी मैं अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और सबकी प्राइवेसी को देखते हुए यहां पर वो जो एविडेंस है उनको लीक नहीं करूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर उनकी शेटिंग की बात करें तो उन्होंने यहां पर जितने भी अपने वर्जन दिए हैं वो सारे के सारे चेंज होते आए थ्रू आउट द टाइम, कि अभी ये है, फिर ये है, फिर ये है। मतलब कुल मिला के वही वाला ना, क्या कहते हैं, अगर उसकी बात करें जो जॉनी डेप वाला केस था, सिक्के का एक पहलू देख लिया जहां पर हमने एविडेंस देख लिया, लेकिन अगेन एंटनी ने जैसे इस चीज को कहा है कि उसके पास भी एविडेंस है। तो देखते हैं भाई आने वाले टाइम पे सोशल मीडिया क्या इसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे रिएक्ट करेगी ये देखना पड़ेगा। एंड हाउएवर बहुत लाइकली है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड भी गेम वीक से एंटनी को बाहर कर देगी। आई थिंक यहां पर यही लगता है। अब देखो यहीं पर ही जेडन सैंचो ने कितनी बड़ी पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। जब एंटनी के साथ ये होता तो भाई जेडन सैंचो को ही ऑब्वियसली टाइम मिलता, लेकिन जेडन सैंचो ने खुद की ही कबर पे यहां पर मूनवॉक कर डाली और ऐसे में यहां पर पेलेस्ट्री को पूरा पूरा गेम टाइम दिया जाएगा और यहां पर जेडन सैंचो को तो मतलब नहीं है। आप समझ सकते हैं कि वरान को आपने लूज कर दिया, आपने मेसन माउंट को लूज कर रखा है, रॉसमस हॉयलैंड अभी आया है, लेकिन अब आपने यहां पर एक बारी में ही एक ही झटके में एंटनी और जेडन सैंचो को भी लूज कर दिया है और अब आप पेलेस्ट्री के साथ खेल रहे हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना पैसा खर्च कर दिया, क्या फायदा उस पैसे खर्च करने का जब आपकी पूरी टीम ही एक साथ नहीं खेल रही। खैर इसी के साथ यहां पर बात करते हैं भैया पेप गार्डियोला के। तो भाई गैरेथ साउथगेट की बात करें तो वो इंग्लैंड नेशनल टीम को 2024 दिसंबर में छोड़ने की बात कर रहे हैं। यूरो 2024 में जो होगा यूरोज, उसके बाद वो छोड़ देंगे और यहां पर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे। ऐसे में भाई जो एफए यानी कि फुटबॉल एसोसिएशन है इंग्लैंड का, भाई उनका जो ड्रीम मैनेजर है वो है पेप गार्डियोला। अब यहां पर जिस आर्टिकल ने इस चीज को पब्लिश किया है उन्होंने रेफरेंस लिया है 2021 का, जहां पर पेप ने कहा है कि भाई अब मैं चाहता हूं कि मैनचेस्टर सिटी से ब्रेक लेके जब भी खत्म होगा ये मामला, 2023 तो हो गया, जब भी खत्म होगा मैं एक इंटरनेशनल टीम लूंगा। अब उनकी जो कैटलन हिस्ट्री है उसकी वजह से ये तो मुश्किल है कि उनको स्पेन की नेशनल टीम जॉब मिलेगी, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। साथ ही यहां पर इंग्लैंड ये भी मानता है कि उनको, क्योंकि इंग्लैंड में अब काफी ज्यादा टाइम हो गया, काफी वो हो गया, तो वो इंग्लैंड से थोड़ा सा वाकिफ भी हो गए और ऐसे में यहां पर वो पेप गार्डियोला से वेट भी करना चाहते हैं। हाउएवर जो मैनचेस्टर सिटी में भी उसका करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो 2025 का है। ऐसे में यहां पर इंग्लैंड उनको टाइम भी देने के लिए तैयार है कि भाई आप एक काम करना, आप 2025 में आ जाना और हम ब्राजील की तरह ही यहां पर वेट करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा यहां पर अगर नहीं होता तो पोचेटिनो की बात करें, एडी होवे की बात करें और यहां पर क्या नाम था उसका, ग्राहम पॉटर की बात करें, ये सारे भी इस समय अवेलेबल बताया जा रहा है। बट तुम्हें लगता है कि यहां पर पेप गार्डियोला इंग्लैंड नेशनल टीम को ज्वाइन करेगा? भाई इंग्लिश नेशनल टीम बहुत हाइप्ड अप टीम है, सही बताऊं तो, मतलब काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं सर्जियो रैमोस की। भैया सर्जियो रैमोस ने काफी बढ़िया काम करा। देखो सर्जियो रैमोस के लिए मेरे को लगता है काबिलियत तारीफ है। जब उसको सऊदी से पैसा मिलने वाला था, जब उसको गैलाटासराय से पैसा मिलने वाला था, तो उसने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि भाई वो यहाँ पर सेविया में जाके खेलेगा और उसने बहुत बड़ा पे कट लिया है यहाँ पर। लेकिन जब मैंने इस ट्रांसफर के डे टू डे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा और वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी। उन्होंने यहाँ पर यह बताया कि शुरुआत से लेके बल्कि लास्ट डे ऑफ द ट्रांसफर मार्केट तक यहाँ पर सर्जियो रैमोस को मना मिली है सेविया से बार बार। सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पर सेविया और सर्जियो रैमोस का जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी यहाँ पर काफी ज्यादा, मतलब थोड़ी सी ब्लैक में ही रही है, काफी ज्यादा डालम डोल सी रही है। और ऐसे में यहाँ पर सर्जियो रैमोस जानते थे कि बहुत सारे सेविया के फैंस ऐसे होंगे जो कि उनको नहीं चाहते होंगे, और यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले इवान राकिटिक से बात करी और बाकी सारे प्लेयर से बात करी सेविया के ड्रेसिंग रूम में कि वो ड्रेसिंग रूम का हिसाब बताएं। इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेनिश जर्नलिस्ट से बात करी और उनको ये कहा कि भाई आप अपने मीडिया में छापो कि भाई सर्जियो रैमोस सेविया को ज्वाइन करना चाहता है, और इसके पीछे रीजन यहाँ पर ये था, एंड दिस इज हाउ प्लांट की जाती है न्यूज। तो ये भी इंटरेस्टिंग था।
ऐसे ही प्लांट की जाती है। सोचो जब सर्जियो रामोस करवा सकता है तो बार्सिलोना रियल मैड्रिड नहीं करवाते होंगे। बट यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ इसलिए करवाई थी जिससे उन्हें पता चल जाए कि जो सेविया का मत है, जो सेविया का ओपिनियन है, वो भाई किस तरीके से है और क्या एंटी रैमोस है या फिर प्रो रैमोस है। इसी के बाद उन्होंने जब राकिटिक से बात करी तो ड्रेसिंग रूम में क्या है, वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं, यहाँ पर एक्सेप्ट था। उसके बाद यहाँ पर मेंडली बार की बात करें, यानी कि सेविया के कोच की बात करें, तो उनसे भी जब बात की तो उन्होंने भी हाँ ये चीज़ कंफर्म करी सेविया के मैनेजमेंट को प्री सीजन में कि भाई हमको यहाँ पर और लेके आना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम में मैनेजमेंट ने यही कह दिया था कि सर्जियो रामोस वो प्रोफाइल नहीं है बल्कि कोई और ही लेके आएंगे। वो चाहते थे कि यहाँ पर भाई सेविया वापस से अपने उस प्रोजेक्ट पे आए जहाँ पर वो यंग प्लेयर्स को लेके आती थी, ग्रो करती थी और उसका जो बेनिफिट है वो मिलता रहता था और पैसे भी छापते रहते थे। लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली सेविया की अगर हालत की बात करें, सेविया के रन ऑफ गेम्स की बात करें, तो उसके बाद यहाँ पर मैनेजमेंट ने लास्ट डे पे सर्जियो रामोस के भाई को कॉल करके बताया कि भाई आपका जो रिटर्न है उसको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। और सर्जियो रामोस ने लास्ट डे पे 3 बार रिजेक्ट होने के बाद भी सेविया का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। एंड दैट शोज कि भाई एक क्लब में रिटर्न करने की अगर भाई इच्छा हो और कन्विक्शन हो तो भैया कुछ नहीं रोक सकता। इसी के साथ अगर बात करें अब बार्सिलोना की, तो भाई यहां पर जावी का कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक रिन्यू कर दिया गया है ऑलमोस्ट। यहां पर काफी रिपोर्ट्स अब ये बता रही हैं कि भाई इस सीजन के एंड तक था, लेकिन अब 2026 3 साल और रहने वाला है। एंड आई थिंक यहाँ पर काफी लोग सोचेंगे कि भाई यार उसको ये वाला सीजन खत्म करने देते, कैसा परफॉर्म करता वो देखते। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर हम जावी की बात करें तो जावी ने जिस शेप में बार्सिलोना को लिया है वो काफी ज्यादा रोलर कोस्टर राइड था। ऐसे में उसको फैन सपोर्ट मिलना एक बहुत बड़ी चीज थी। उस फैन सपोर्ट को मेंटेन करना वो भी जावी के पास था। किस तरीके से प्लेयर्स को यहाँ पर डेवलप करना वो भी जावी के पास था। ला मासिया की बात करें, डेम्बेले की बात करें, डेम्बेले वाला केस थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन उसके बाद उसने ला लीगा की टाइटल भी आपको जितवाई है। तो आई थिंक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऑफ कोर्स फ्यूचर में क्या हो सकता है वो भी है। देखो मैं किसी भी मैनेजर को सवाल करने पे तो कभी भी अगेंस्ट नहीं होता, बट जहां क्रेडिट ड्यू है वहां तो देना ही चाहिए।